अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उस्मान ज़फ़र और आज की वीडियो बेसिकली हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और मेरी एक फेलो यूट्यूबर हैं, उनको आज मैंने इनवाइट किया है। सबा नाम है उनका। तो वो भी इधर टर्की में एमबीबीएस कर रही हैं। लास्ट ईयर मैंने एमबीबीएस इन टर्की से रिलेटेड बनाई थी, तो उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट आए, तो मैंने कहा यार एक एमबीबीएस इन टर्की से रिलेटेड एक और वीडियो बनानी चाहिए जिसमें एक स्टूडेंट हो जो कि अपनी लाइफ यहाँ पे सो फार जो उसकी स्टूडेंट लाइफ है उसका एक्सपीरियंस हम आप तक पहुँचा सकें। तो इस वीडियो में मैंने उनको इनवाइट किया, तो सबसे पहले उनको इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा सब, यहाँ पे ये सीन है कि मेडिकल के स्टूडेंट जो है ना, अब आपको पता है चाइना में थोड़ा सा कोविड की सिचुएशन है, तो बहुत सारी चीज़ें कि यार हमें एमबीबीएस के लिए चाइना नहीं जा सकते, तो हमें टर्की जाना है, टर्की अच्छा ऑप्शन है या नहीं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वीरीज़ हैं और वो मुझसे पूछते भी रहते हैं, तो आज हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बिल्कुल बात करते हैं और फिर उसके बाद हम वीज़ा प्रोसेस पे आते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप ये ठीक बात हो गया। बताएं कि आप यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रही हैं या स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हैं? मैं सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रही हूँ यहाँ पर, हम्म। तो क्योंकि जो टर्की में जो स्कॉलरशिप एमबीबीएस वाला स्कॉलरशिप होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। जब मैं बुरसा में टोमर कर रही थी कोविड से पहले, तो वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि जो स्कॉलरशिप पे आते हैं पाकिस्तान से स्टूडेंट्स, तो उनको एमबीबीएस में बिल्कुल एडमिशन नहीं मिलता। वही ये जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें एडमिशन मिल जाते। तो एमबीबीएस के लिए मैंने काफ़ी एडमिशन के लिए थोड़ा स्ट्रगल किया था यहाँ पर आने के लिए। सही हो गया। तो एमबीबीएस एक तो तरीके से टफ़ होती है स्कॉलरशिप में, क्योंकि एक बात ये हाँ, भी है टफ़ कि होती है। इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि 90% पे आप एलिजिबल होते हो स्कॉलरशिप के लिए। तो बिल्कुल, अगर हमारी तरफ बिल्कुल। कोई बच्चा 90% लेता है तो एमडी कैट को ज़्यादा प्रेफर करता है इस कम्पेयर टू कि वो टर्की बुर्सलार स्कॉलरशिप को प्रेफर करे। जी, बिल्कुल। सही हो गया। तो टर्की में जो है वो एमबीबीएस करने के लिए काफ़ी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट मिल जाती है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में ये होता है कि हमें ईटा टेस्ट देना पड़ता है केपीके के स्टूडेंट्स के लिए, एमकेट देना पड़ता है पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मेरिट रिक्वायर्ड होती है। लेकिन यहाँ पर यॉस में अगर आप अच्छे एग्ज़ाम ले लो, अच्छे मार्क्स ले लो आप 90% से ज़्यादा, या कोविड के दिनों में तो 80+ भी चलता था, लेकिन अभी 90+ लाजमी होते। और सारे टर्की की जो यूनिवर्सिटीज़ है सब में अप्लाई कर दो तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको ले ही लेती है। तो यहाँ पर ये अच्छा चॉइस है, यहाँ पे ये सही है, एक बात अच्छी बात बन जाती है। सही हो गया। तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ रहे हो या कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो? मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, क्योंकि प्राइवेट की जो है वो फ़ी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। लेकिन चूँकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो मैं यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। सही सही हो गया। तो अब हम जी। रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कितना ग्रेड्स चाहिए होते हैं और कितना योस में आप लाओ। आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी, आपके कितने मार्क्स थे प्रीवियस स्टडीज़ में? मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले यॉस की जो है प्रिपरेशन की थी, क्योंकि यहाँ पर प्रिपरेशन बहुत लाजमी होती है। मैथ्स रिक्वायर्ड होती है। मैं तो पाकिस्तान में तो ज़्यादातर ये होती है कि मैथ्स इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है जब हम मेडिसिन के लिए एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्की में मैथ्स और ज्योमेट्री और आईक्यू की जो ये 3 बुक्स मिलती हैं। यहाँ पर मैंने मेट्रोपोल एकेडमी यहाँ पर बुरसा में यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन की थी। साथ साथ मैं उलुदा यूनिवर्सिटी में मैंने तोमर की प्रिपरेशन की थी, टर्किश लैंग्वेज में सीख रही थी। तो जो यॉस एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली अरेबिक लैंग्वेज में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है और टर्किश में भी होता है। तो साथ साथ लेकिन टर्किश तो सीखनी ही पड़ती है। जो यॉस की बुक्स आती है उनमें भी टर्किश में भी लिखा होता है एक डिटेल्स, और इंग्लिश में भी लिखी होती है। तो मैंने तो टर्किश लैंग्वेज में यहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको पता है ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो टीचर्स टर्किश में पढ़ाते हैं। मुझे मुश्किल होती थी, बट मेरे साथ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है आमना, वो माशाल्लाह मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे वो प्रिपरेशन करवाती थी। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे मार्क्स थे। तब मैंने 84% ली थी, मेरी यॉस में आई थी, और तब कोविड के दिन थे, तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दिजले ने हम दोनों को, मेरी और मेरी फ्रेंड दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था। सही। तो ये अच्छा हो गया था कि इतने मतलब अब तो इन दिनों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा 90+ रिक्वायर्ड है। 84% पे तो अभी आजकल डेंटिस्ट्री में ले रहे हैं। सही। तो आपने योस के लिए जी। पाकिस्तान से अप्लाई किया था या आपने यहाँ पे आके पहले लैंग्वेज कोर्स किया और उसके बाद योस के लिए अप्लाई किया? नहीं, नहीं, मैं यहाँ पर आई थी एक कंसल्टेंट के थ्रू। लाइक उन्होंने मुझे एक यहाँ पर ऐसे सीन है, अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में हमें वीज़ा नहीं मिल सकता है, क्योंकि
जब प्राइवेट में हम क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई कर देते वो हमें जो है वो एक एडमिशन लेटर देते जिसके थ्रू हमें वीज़ा लगवाना पड़ता है। तो एक कंसल्टेंट ने मेरा एडमिशन जो है वो यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी और सब्जेक्ट में करवा दिया था जिसके ऊपर मैंने वीज़ा लगवाया था। फिर मैं यहाँ पर आई और उन्होंने मेरा बुरसा में उलिदा यूनिवर्सिटी में मेरा तोमर में एडमिशन करवा दिया था। साथ साथ मेरा मेट्रोपोल एकेडमी में एडमिशन करा जिसमें मैं यॉस की प्रिपरेशन कर रही थी, साथ में मैं टर्किश लैंग्वेज भी सीख रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर यॉस एग्ज़ाम दे के ही पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है, वरना नहीं आ सकते हैं इधर। सही हो गया। तो अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आप एक एडमिशन ले लो किसी भी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे आके आप तोमर कर लो जो कि लैंग्वेज कोर्स होता है, साथ में आप योस की प्रिपरेशन करो। योस के वैसे एग्ज़ाम्स कब होते हैं? योस के एग्ज़ाम्स कब होते हैं? योस के एग्ज़ाम एक्चुअली इन दिनों में होते हैं, लाइक अभी जून में जो है वो अभी ओवर होने वाले हैं, क्योंकि टर्की में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हर सिटी में पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है, तो हर किसी कोई ना कोई का हो रहे होते हैं। मैंने पर्सनली जो है मैंने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का दिया था। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी क्योंकि ये वो फेमस यूनिवर्सिटी है तो उसका योस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो मैंने अप्लाई किया था काफ़ी में, लेकिन मुझे दिजले यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। चले, तो मैट्रिक के नंबर मैटर करते हैं या आपके सिर्फ एफएससी के नंबर या ए लेवल के मैटर करते हैं? नहीं, मेरे लिए यहाँ पर दोनों नंबर ही मैटर नहीं करते, लेकिन एक केस में जो है वो करते हैं एफएससी के नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर आके हमें जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते तो ये लोग इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मांगते हैं जिसको देंक्लिक कहते हैं टर्किश लैंग्वेज में। तो उसके लिए हमें अपने जो पाकिस्तान में मैं केपीके बोर्ड से मैंने एग्ज़ाम दिए तो मुझे हमें एक सनद मिलती है, वो भी एफएससी के एक रिज़ल्ट के 1 साल बाद मिलते हैं। तो उसको मैंने पाकिस्तान में जो है वो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से मैंने स्टैंप वगैरह करवा के वहाँ पे अपने बोर्ड से स्टैंप वगैरह करवा के यहाँ पर लाई थी। फिर यहाँ पर मैंने देंक्लिक के लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। तो उसके लिए हमें साथ में मैट्रिक के भी और एफएससी के दोनों के डॉक्यूमेंट्स चाहिए लाजमी। सही हो गया। तो अगर कोई बच्चा इंग्लिश में करना चाहता है, आप मेरे ख्याल से टर्किश लैंग्वेज में एमबीबीएस कर रहे हो, ऐसे ही है? जी, मैं टर्किश लैंग्वेज, हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि टर्किश लैंग्वेज में ही इजी है। अगर सपोज़ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही और पढ़ना है और वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर फेमस यूनिवर्सिटी में और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते, तो उसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है लेना। और दूसरी बात ये कि अगर इंग्लिश में भी आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ज़्यादा टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती है। आपको पता है, आप भी टर्की में रहते हैं, तो वो लोग टर्किश में ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स बात करते हैं और पढ़ाते भी। तो इस तरह टर्किश एक तरह से टर्किश बहुत लाजमी है यहाँ पर रहने के लिए। सही हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंग्लिश में एडमिशन मिलता ही नहीं है, सही बात की बातें बाद में आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन की कि कितनी ड्यूरेशन होती है, मतलब 5 साल की स्टडी होती है या 6 साल की, इंटर्नशिप्स वगैरह क्या प्रोसेस है इसका, कितने साल की स्टडी होती है आपकी? अच्छा, तो प्रोसेस ये है कि हमें 5 इयर्स की स्टडी होती है एमबीबीएस, उसके बाद हाउस जॉब होती है। लेकिन आजकल मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में रूमर्स सुने कि सब लोग कह रहे कि मे भी ऐसा हो जाए कि 5 इयर्स आप एमबीबीएस करो, उसके बाद 6 इयर्स जो है वो, क्योंकि 5 इयर्स एमबीबीएस के बाद 6th ईयर हाउस जॉब को होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो लोग ऐसा करेंगे कि उसी यूनिवर्सिटी में आपको स्पेशलाइजेशन भी करनी होगी। अच्छा सब, आप मुझे ये बता दें कि आप सेमेस्टर वाइज फ़ी पे करते हो या एनुअल वाइज, क्या सीन होता है इसका? मैं जो है वो सेमेस्टर वाइज फ़ी पे करती हूँ, क्योंकि जिस ईयर में मैं आई थी तो उससे पहले 6000 लिरा यहाँ की फ़ी थी। लेकिन उसके बाद मेरी जो फ़ी है वो 30,000 टर्किश लिरा पर ईयर है। लेकिन मैं 15,000 लिरा जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पे करती हूँ और 15,000 लिरा जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में पे करती हूँ। सही हो गया। तो मतलब पर ईयर आपकी 30,000 टर्किश लिरा होता है, सेमेस्टर वाइज आपको पे करनी पड़ती है। जी जी। बाकी अगर हम सिलेबस की बात करें तो पाकिस्तान के सिलेबस में और यहाँ के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, आगे पीछे हैं या सेम कोर्सेज होते हैं? लाइक सब्जेक्ट्स तो सेम ही है, लेकिन कुछ आगे पहले पढ़ाते कुछ बाद में। और दूसरा जो यहाँ पर मुझे जो प्लस पॉइंट लगा है यहाँ की स्टडी का, वो ये कि एग्ज़ाम लेंथी नहीं होता, लाइक लिखना नहीं पड़ता। हमें 100 MCQs दिए जाते हैं और हमें वही सर्कल फिल करने होते, तो MCQs वाइज हमारा एग्ज़ाम होता है। लेकिन मुश्किल ये भी है कि अगर आप ज़्यादा लिख लो तो चलो मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन MCQs गलत भी हो जाते हैं या नेगेटिव मार्किंग, सबसे बुरी चीज़ हमारे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी कट जाते हैं। और
अगर ये तो लाइक पाकिस्तान में 60% मार्क्स बहुत कम माने जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर मेडिसिन में 60% ले लो तो आप एक जीनियस इंसान हो, अगर फॉरेनर भी हो, क्योंकि लैंग्वेज का काफ़ी बैरियर आता है। तो ज़्यादातर हमारे तो एटलीस्ट यहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं है, कौन सा है, तो उसमें थोड़ा टर्किश लैंग्वेज के बारे में होता है, तो थ्योरीज होती है, तो उसमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है हमें। सही तो सही 60% ले लो तो आप एक जीनियस इंसान हो यहाँ पर। सही। तो जी जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी जो मतलब मेडिकल की टर्मिनोलॉजी होती है वो ग्रीक और लैटिन पे होती है। तो आप एक लैंग्वेज कर रहे हो, नई लैंग्वेज आपने टर्किश लैंग्वेज सीखी और उसी जी। में पढ़ रहे हो, तो डिफ़िकल्टी होती है बंदे को, या कोई बच्चा बोलता है कि यार मैं जाऊँगा टर्की में और पहले टर्किश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, एक नई लैंग्वेज, फिर उसमें पढ़ना कैसा मतलब रहता है? हाँ, सही रहता है या बंदे लाइक को डिफ़िकल्ट लगता है? टर्किश लैंग्वेज एक वाकई में एक मसला है, लेकिन आप टाइम के साथ साथ सीख जाते हो। लाइक फर्स्ट हम्म, ईयर और सेकेंड ईयर में तो आप परफेक्ट हो ही जाए। दूसरी बात ये कि लैटिन में जो है वो वर्ड्स होते हैं, तो हम्म, वो तो हो जाते हैं, लेकिन टर्किश ने कुछ अपनी प्रोनाउंसिएशंस भी रखी होती हैं, सही। तो उसमें मुश्किल होती है थोड़ी, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, वो ओवरकम हो जाती है फर्स्ट सेकेंड ईयर में। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, जी अब हम बात कर लेते हैं कि दो ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास। आप जब मेडिकल की फील्ड में मतलब आगे जाना है, आपने एमडी कैट की तैयारी करनी है, या तो आप बाहर किसी जी। मुल्क को देखो, तो आप उन बच्चों को क्या मतलब मशवरा देंगे कि आप एमबीबीएस अगर किसी के 90% अबव हैं तो एमडी कैट की तरफ फोकस करें या टर्की के लिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड करती है ना। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाइक टर्की में ज़्यादा अच्छी है या पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी मिलेगी? तो अगर कोई मैं तो बच्चा करता है और उसका माइंड सेट ये है कि यार एमबीबीएस करनी है, तो टर्की को सिलेक्ट करिए या पाकिस्तान को? तो मैं तो ये कहना चाहूँगी, लाइक पर्सनली मैं केपीके से बिलोंग करती हूँ, मैं पेशावर की हूँ। तो वहाँ पर मुझे सिर्फ ईटा एग्ज़ाम, जब मैंने ईटा एग्ज़ाम देना था, मैंने, आप यकीन करें, मैंने 3 टाइम्स एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट टाइम मेरा कैंसिल हो गया था, दोबारा कोई पेपर लीक हुआ था, तो उसके बाद भी कैंसिल हो गया। थर्ड टाइम तो जड़ से ही ईटा जो है वो कैंसिल हो गया था, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। और आजकल भी जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं पाकिस्तान में, ज़्यादातर ये होता है कि लोग एमबीबीएस को ज़्यादा फोकस करते हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं आप एमबीबीएस में जाओ, डॉक्टर बनो, तो इतने ज़्यादा लोग होते हैं, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, सीट्स बहुत कम होती है, और उसकी वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। तो कुछ स्टूडेंट्स, तो जो मेरी फ्रेंड है आमना मेरे साथ रहती है, वो पंजाब से बिलोंग करती है, तो एमकेट की जब प्रिपरेशन कर रही थी तो वो मुझे बताती थी कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 5 ईयर्स से तैयारी कर रहे हैं, बार बार टेस्ट दे रहे हैं एमकेट की। तो ऐसे। मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो इंसान अभी, क्योंकि हमारा, हम सीख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कोई मसला नहीं, सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह आप लोग ठीक हो ही जाएंगे। मैं भी अभी इम्प्रूव सही। कर रही हूँ, मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ टर्किश में, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं भी 60% की उस अभी एवरेज में, मैंने ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, लेकिन सेकेंड ईयर में ठीक हो ही जाते हैं। मेरे साथ जो बाकी फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं वो हमें जब एक्सपीरियंस शेयर करते तो वो यही बताते कि फ़िक्र मत करो, थर्ड ईयर में आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। सही हो गया। जी मैंने खुद ऐसे काफ़ी स्टूडेंट देखे हैं जो कि एक एक पॉइंट से रह जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। और सबसे अच्छी बात जो कि आपके व्लॉग्स में मैंने आपकी फ्रेंड देखी आमना, तो मैं पहले थोड़ा हैरान भी होता कि यार दोस्त भी हैं और साथ में यहाँ पे एक सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ी, तो कैसे हो सकता है? तो वो एक है कि जी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और जी, जहाँ तक अगर फ़ी अल्हम्दुलिल्लाह की ये है। बात करें, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम पढ़ते हैं तो आपके 8 to 10 लाख लग रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने जी कैलकुलेट करके देखा, जैसे आप बोल रहे हो कि 30,000 टर्किश लीरा आप पे कर रहे हो जी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वो ऑलमोस्ट जी 3,60,000 अराउंड बनते हैं। तो वो भी एक बिल्कुल मतलब रीज़नेबल ही है। रीजनेबल। तो और दूसरी बात है कि पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट में नहीं होता तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि प्राइवेट कर लेते हैं, और मैंने खुद प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स देखे, वो आके फिर या तो किसी कहाँ पर जॉब कर रहे थे, कहाँ पर, क्योंकि उनको जॉब ही नहीं मिल रही होती। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इससे प्राइवेट करने से अच्छा कि आप लोग यहाँ पर आ जाएं। सही हो गया, सही हो गया। जी तो कुछ स्टूडेंट हैं जो कि मुझे ना इस तरह मैसेज करते हैं कि यार हम जाना चाहते थे चाइना, लेकिन चाइना नहीं जा पा रहे, और कुछ चाइना से वापस आए हैं कोविड की वजह से, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको वापस नहीं बुला रही, और कह रहे हैं कि हम जी। ट्रांसफ़र करा सकते हैं टर्की या नहीं करवा सकते। तो उनका क्या प्रोसीजर? अगर ट्रांसफ़र करा सकते तो कैसे करवाएंगे, अगर नहीं करवा सकते तो मतलब क्या ट्रांसफ़र का ऑप्शन तो उनके पास बचता है?
मैंने ट्रांसफ़र का पूछा था, लेकिन ट्रांसफ़र ऐसे नहीं होता। यहाँ पर टर्की में एक स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो कि हर पब्लिक यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं, इरास्मस कहते हैं, जिससे टर्किश पीपल भी जा सकते हैं। और हम भी, अब अगर मैं इरास्मस में अप्लाई करूँ, मैं एग्ज़ाम पास करूँ, तो मैं भी जा सकती किसी और कंट्री में। लेकिन वहाँ पर ये सीन होगा कि फ़र्स्ट ईयर तो मुझे यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी फ़ी में, लेकिन उसके बाद की जो ईयर्स, अगर मैं सपोज़ मैं वहाँ पर रहना चाहूँ, मैं वापस टर्की ना आना चाहूँ, तो वहाँ पे मुझे खुद अपने एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी की फ़ी भी खुद देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर सही। चाइना से कोई स्टूडेंट्स आना चाहते हैं तो वो भी इरास्मस प्रोग्राम के थ्रू आ सकते हैं यहाँ पर। अभी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में भी। मैंने अभी लास्ट वीडियो एक व्लॉग भी बनाए थे जिसमें इरास्मस से काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए थे, और उन्होंने बताया भी सही। था कि इरास्मस क्या क्या होती है और कैसे आप लोग आ सकते हैं। सही। तो ऑन अ जनरल आप नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप इरास्मस के थ्रू आना चाहते हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, मतलब क्योंकि बच्चे ऑनलाइन स्टडी मेडिकल की थोड़ी टफ होती है, आप इस तरह नहीं अफोर्ड कर बहुत सकते। ज़्यादा टफ तो होती है। तो जी। ये ऑप्शन मेरा आपके पास है जब जी, तक ये चाइनीज़ ऑप्शन गवर्नमेंट है। नहीं बुलाती। जी, तो बिल्कुल ये लास्ट में ऑप्शन है। हम लिविंग एक्सपेंसेस आपके, मतलब क्या, मतलब आप जिस सिटी में रह रहे हो उसका नाम क्या, और मतलब उसके लिविंग एक्सपेंसेस क्या चल रहे हैं, कितना मतलब आप मैं महीने का खर्च दियारबकर करते हो? सिटी में रह रही हूँ। ये जो है ये सिटी जो है वो मतलब ऐसे कह लें जैसे पाकिस्तान में हमारी कराची है, एंड पे सिटी है, हम्म। ये बिल्कुल हम्म। वैसी ही सिटी है। और बहुत ही ज़्यादा ये इस्लामिक सिटी है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग, हॉस्पिटल भी है बहुत ज़्यादा, लाइक इस्तंबुल। इस्तंबुल में अगर हम देखा जाए तो ज़्यादातर लोग इतना मतलब हाई फाई नहीं करते, नाम के पूछते नहीं है, मुसलमान हैं। लेकिन बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, मुझे मैं बुरसा में भी रही हूँ, इस्तांबुल में भी रही हूँ, लेकिन मुझे इस तरह के अच्छे लोग कभी मतलब मेरा आमना सामना नहीं हुआ। यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग है, और स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग है। तो मुझे इस सिटी सही। बाकी सिटी से काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन दूसरी बात ये कि एक्सपेंसेस की, रहने की एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो हॉस्टल्स में भी रह सकते हैं, लेकिन हॉस्टल्स में मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर एक रूम में 3 पर्सन्स रहती हैं, और मतलब काफ़ी स्टडीज़ के लिए, लाइक अगर एक लड़की को सोना है और मुझे पढ़ना है, तो मतलब इस तरह काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ पेश आती है। तो मुझे वहाँ पर रहना पसंद नहीं, और मुझे पेरेंट्स ने भी पर्सनली कहा था कि आप घर में, और मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है जिसके साथ मैं कॉलेज में भी पढ़ी हूँ, स्कूल में भी, तो हम दोनों साथ में एक अपार्टमेंट हमने लिया हुआ है रेंट पे। तो वहाँ पे अपार्टमेंट के भी काफ़ी रेट ज़्यादा है, लेकिन मैनेज हो जाता है अगर आप शेयरिंग पे रह लो तो सही। वो सही हो जाता है फिर। तो हम तो रेंट्स और बिल्स देते हैं खुद। कितना एक्सपेंस हो जाता है आपका सारा महीने का, अगर हम करें ट्रैवलिंग और अब आपके अपार्टमेंट का और खाने पीने का? तो 3000 लिरा हो जाते हैं, थ्री 3000 थाउजेंड लिरा पर क्योंकि मंथ। जी, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो बच्चों के 2000, इवन के 1500 टर्किश लीरा में भी एक्सपेंसेस हो जाते थे, सब तो हो लेकिन अब जाता था, इन्फ्लेशन अब हो गई है। नहीं होता है। लाइक अभी तो, अभी अगर आप स्टोर में जाए, अभी मैं एग्ज़ाम्स की वजह से हम 2-3 वीक जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए नहीं गए थे। हमने बस जो आते जाते ले आते थे, हमने रेट्स नहीं, कल हम गए ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए तो हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, रेट्स बढ़ चुके थे। लाइक वीकली जो है वो रेट्स बढ़ते जाते। लाइक जब मैं नई नई टर्की में आई थी तब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ग्रॉसरी नहीं होती थी, लेकिन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है, हाँ, तो हमें ऐसे ही होगा। मैनेज करना पड़ता है। जी। सही। अच्छा, ये तो आपकी सो फार मतलब होगी लाइफ एज अ स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते कि आपका वीज़ा प्रोसेस का क्या सीन था, कि वीज़ा आपने कैसे अप्लाई किया, कितनी बैंक स्टेटमेंट थी, और मतलब आपने कहाँ पेशावर इस्लामाबाद से आप अप्लाई करते हो, आई गेस इस्लामाबाद एम्बेसी जी। से। जी, तो मेरा तो ये सीन था कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, तब तो फेडेक्स होता था, लेकिन अभी फेडेक्स नहीं है, अभी अंतोलिया का ऑफ़िस आ गया। जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं तो वो बताते हैं कि अंतोलिया से हमने अप्लाई किया था, लेकिन तब फेडेक्स होता था, तो मैंने पेशावर फेडेक्स में अपना सब डॉक्यूमेंट्स दिए थे, और मेरा जो बैंक स्टेटमेंट थी वो मैंने 8 लाख की बनवाई थी। तो उसके उसके थ्रू मैं आई थी, और मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरा पेशावर फेडेक्स से इस्लामाबाद एम्बेसी में गया था। मैं एम्बेसी में बाकायदा गई थी, वहाँ पे मुझे इंटरव्यू की जब कॉल आई तो मैं गई थी, इंटरव्यू हुआ था मेरा। और इंटरव्यू के बाद जो है वो मेरे फादर जो है वो चूँकि पाकिस्तान में नहीं होते, वो सऊदी अरेबिया में होते, तो उनके सही। मैंने अपने जो मेरी खाला है उनका बैंक स्टेटमेंट लगाया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने फ़ादर की जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, कि आपने अपने खाला का क्यों लगाया। तो वो डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने, एक टर्किश पर्सन थे जो मेरे इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने
फ़ादर के डॉक्यूमेंट सेंड कर दे, फिर हम आपको बता देंगे। तो मैंने जब डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दिए तो उसके 1 वीक बाद फिर मुझे आ गया था कि आपका वीज़ा लग गया, आप अपना वीज़ा। तो मैं वीज़ा अपना पासपोर्ट रिसीव करने इस्लामाबाद ही गई थी। लाइक कुछ लोग ऐसे, मेरी फ्रेंड ने लाहौर से किया था, उनका 15 डेज़ में विदाउट इंटरव्यू बस उधर ही आ गया था फेडेक्स ऑफिस में, लेकिन मैं इस्लामाबाद गई थी अपना लेने के लिए। सो सही। डिफरेंट तो है जी। आपने बेसिकली 8 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करी और अपनी मतलब जी खाला की आपने शो करी, ब्लड रिलेशन जी कोई भी दिखा सकते हो आप। जी सही जी हो गया। दिखा सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रूफ भी चाहिए होता है। लाइक उन्होंने मुझसे मांगा था कि आपने क्यों लगाया, तो मैंने ये बताया कि मेरे जो फादर है, वो मेरी खाला के अकाउंट में जो है वो सारा जो हमारे एक्सपेंसिव होते हैं मेरी मदर के लिए, हमारे लिए, वो मेरी खाला के अकाउंट में भेजते हैं। तो इसलिए मैंने उनका शो किया, और मैंने अपने फादर के फ़ोन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनको बाद में ईमेल कर दिए थे एज अ प्रूफ। सही। क्योंकि बहुत जी सारे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार हम अपने भाई की लगा सकते हैं, या देखें जैसे सबाइन ने अपनी खाला की भी, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो आप मतलब अपने ब्लड रिलेशन में किसी की भी अगर बैंक स्टेटमेंट लगाते हो और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर, तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो जहाँ तक आपका ये सीन है कि अगर आपने एमबीबीएस करनी है टर्की में आके, तो अगर आप पब्लिक इंस्टीट्यूट से करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि यार यहाँ पे आपको टर्किश में ही पढ़ाएंगे, और आपके अगर जो कोर्स है वो भी टर्किश में ही करना है। और आपके मंथली एक्सपेंसेस 3000 टर्किश लीरा से ऊपर वेरी करते हैं, आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। और अगर फ़ी की बात करें तो जैसे सबा फ़ी पे कर रही हैं पर सेमेस्टर, और पर ईयर की बात करें तो 30,000 टर्किश लीरा आपके एक्सपेंस होते। लास्ट में आप स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगी, और क्या मतलब आपको यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी लगी, और मतलब नेक्स्ट आप फ्यूचर में क्या देख रही हैं अपने आप को, यहीं पे आगे कंटिन्यू करेंगी या वापस पाकिस्तान जाएंगी? और पाकिस्तान में क्योंकि आप टर्किश में पढ़ रहे हो, तो आगे क्या सीन है, स्पेशलाइजेशन का क्या सीन है, और क्या मतलब आप लास्ट में जो भी अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो आप बता दो। मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ईयर्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, आप अब दिल हार जाओगे, बिल्कुल कोई मोटिवेशन का सीन नहीं होगा, लेकिन आप लोग मतलब यकीन माने टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की सपोर्ट और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे ज़्यादातर मोटिवेट करती थी कि कोई बात नहीं, सबा हो जाएगा, मिल के कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हम टर्किश पे काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हो जाता है। आप लोग भी बिल्कुल मोटिव रहिएगा, दिल मत हारना। और दूसरी बात है कि स्पेशलाइजेशन, हाँ इंशाल्लाह मैंने यहाँ से करना है। और दूसरी बात है कि मैं ये चाह रही हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाह रही, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा एमबीबीएस की जॉब्स के इशू होते हैं, तो मैं इन फ्यूचर में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ इंशाल्लाह। इन केस अगर तो इस एग्ज़ाम मेरा यहाँ पर पास हो जाते तो स्पेशलाइजेशन कंटिन्यू रखूँगी, और उसके बाद तो पता नहीं, अल्लाह जानते हैं कि यहाँ पे रहती हूँ कि नहीं। वैसे मेरा इरादा यही, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर 5 to 6 ईयर्स यहाँ पे रह जाए तो उनको ग्रीन कार्ड यहाँ का मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है यहाँ की। तो अगर मेरे लिए वो पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर लूँगी। लास्ट में बस यही है कि आप जो भी मतलब एमबीबीएस के लिए अप्लाई करो, और जो सेल्फ फाइनेंस अफोर्ड कर सकता है, अगर आप चाइना, क्योंकि चाइना में भी आप जब जाते हो तो आपको लैंग्वेज कोर्स भी करना ही पड़ता है, और आजकल की सिचुएशन ऐसी जी है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो आपके पास एक ऑप्शन जी ये है कि आप टर्की को सिलेक्ट कर सकते हो। रीज़नेबल पड़ता है, लेकिन आपको टर्किश में पढ़ना पड़ेगा, ये एक चीज़ है। और अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो आप टर्की में आगे अप्रोच कर सकते हो, यहीं पे स्पेशलाइजेशन करके आगे जो भी यहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं उन पे करो। तो बाकी आई होप कि आज की वीडियो से आपकी जो सारी क्वीरीज़ हैं एमबीबीएस इन टर्की से रिलेटेड, उसके हवाले से मैंने और सबा ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अगर कोई चीज़ रह गई है तो मेंशन डाउन इन द कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनसे रिलेटेड आंसर करूँ। तो ये भी बता दें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं। तो आई गेस आज के लिए इतना ही। आई विल कैच यू द नेक्स्ट वीडियो। सबा हम पीस आउट करते होते हैं, तो आज आप ओके पीस आउट करेंगे, ठीक है? ओके, पीस आउट।